चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग चल रहा था। अभी तो 2 सम्स किए अपन ने, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3। बाकी के मैंने आपको होमवर्क में दिए जो आप करके नहीं आए हो। तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो। अब आगे के सम्स देखने हैं, ऑर्डर में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है, वो देखते हैं क्या बोला है इसमें। ABC केमिकल्स लिमिटेड करके क्वेश्चन है, वो देख लो। यहाँ पे बोला है द कंपनी इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स। योर एडवाइस इज सॉट फॉर चॉइस बिटवीन द 2 ऑप्शंस अंडर कंसिडरेशन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो पाएगा, दोनों ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, दोनों प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आइदर ऑफ, ठीक है, वैसा होगा, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इसमें एक तो है परचेज ऑफ पेट्रोल ट्रक और दूसरा है परचेज ऑफ अ बैटरी पावर ट्रक। वही हो गया, आजकल पेट्रोल गाड़ी खरीदे, ईवी गाड़ी खरीदे, वो वाली कंडीशन है। अब दोनों केसेस में एक्सपेंस कितना लगेगा, इनिशियल परचेज कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना लगेगा वो दे रखा है। अज्यूम एन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव ऑफ 100% इनिशियल डेप्रिसिएशन अलाउंस and 30% incidence of corporate tax. No depreciation is allowed on subsequent years. Taxes are promptly paid. A return of 10% after tax as investment incentive is required. ठीक है, तो ये आपको डिस्काउंटिंग रेट दे दिया 10%, टैक्स का रेट दिया हुआ है 30%, और ये डेप्रिसिएशन वाला क्या पॉइंट बोला है पता चला? डेप्रिसिएशन का पूरा खर्चा 100% फर्स्ट ईयर में ही अलाउ कर दिया जाएगा, वैसे बोल रहे हैं। बट ये दोनों मेथड्स में है या किसी एक में है? दोनों ऑप्शंस में है, दोनों में मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कितनी बार कि आप जैसे ईवी वाली परचेज कर रहे हो तो आपको डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में दे रहे हैं, दूसरे में नहीं दे रहे, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इट मीन्स कि आप दोनों में से कोई भी ऑप्शंस में जाओगे तो डेप्रिसिएशन आपको फर्स्ट ईयर के एंड पे पूरा एक साथ क्लेम करने को मिल जाएगा, तो जो टैक्स सेविंग है वो पूरा एक ही साथ हो जाएगा, और सेकंड ईयर से कोई डेप्रिसिएशन फिर क्लेम करने को नहीं मिलेगा, वो अंडरस्टूड है। जब पूरा पहले ही साल में मिल गया तो फिर सेकंड ईयर से और कैसे क्लेम करेंगे? नॉर्मली डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आप थोड़ा थोड़ा हर साल क्लेम करते हो, उसके बदले इन्होंने बोला कि पहले ही साल के एंड पे आप पूरा क्लेम कर लेना, तो ये कुछ नया पॉइंट हो गया। अब इसके बेस पे आपको कैलकुलेट करना है कि दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। अब पेट्रोल ट्रक खरीद रहे हो तो आज 1,50,000 रुपीज में आ जाएगी। अब बैटरी वाली ट्रक खरीद रहे हो ईवी तो 2,50,000 का खर्चा लगेगा। लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट में फर्क है। पेट्रोल वाली ट्रक का ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है 4 साल तक आपको बेयर करना पड़ेगा, अमाउंट दे रखा है। बैटरी वाले में ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, ठीक है वैसे। तो अब दोनों में से इवेल्युएट करना है कि बेटर कौन सा है। अब यहाँ पे बात खर्चे की हो रही है, इनकम की हो रही है, या एक्सपेंसेस दे रखे हैं या इनकम दे रखी है? एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों ऑप्शंस में नेट कैश आउटफ्लो ढूंढना पड़ेगा कि अगर पेट्रोल वाली ट्रक खरीदते हैं तो टोटल जो भी उसकी लाइफ है 4 साल, उसमें कितना खर्चा हो रहा है, आउटफ्लो कितना जा रहा है। और यही अगर ईवी वाली ट्रक परचेज कर रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे इनफ्लो नहीं होगा, यहाँ पे आउटफ्लो गिनना पड़ेगा और सब कुछ प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा, वैसा है। फिर कंपेरिजन होगा कि जिसमें कम खर्चा हो रहा है वो बेटर है। जब इनकम के बेसिस पे कैलकुलेशन होता है एनपीवी, तो जिसमें ज्यादा इनकम हो रही है वो बेटर है, और जहाँ एक्सपेंस की बात हो रही है जितना कम एक्सपेंस हो रहा है उतना बेटर है, वैसा। तो आउटफ्लो तो कैलकुलेट करना आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट होगा। आप एक एक करके दोनों ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट कर सकते हो। पहला पेट्रोल ट्रक वाला जो है कैलकुलेशन वो देख लो। आउटफ्लो कैसे कंसिडर करेंगे पेट्रोल ट्रक वाले केस में? एक तो आपका जो इनिशियल परचेज कॉस्ट है वो 1.5 लाख रुपए, वो खर्चा तो होने ही वाला है, वो एक आउटफ्लो तो है ही। बाकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ईयर वाइज अलग अलग दे रखी है ना, जैसे 24,000, 34,000, 29 और 31। अब ये सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका आउटफ्लो है, खर्चा है, लेकिन इसके सामने कोई सेविंग्स, कोई बचत कुछ होने वाली है? ये सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट खर्चा कर रहे हो तो उसके सामने कुछ सेविंग्स होगी। एक्सपेंस दिखाओगे तो टैक्स सेविंग होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो आपका 24,000 जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट दिख रहा है, बट एक्चुअली में तो इसमें आपका टैक्स सेविंग भी हो जाएगा, तो 30% तो टैक्स बचेगा ना, नेट खर्चा तो बाकी का ही होगा, समझ आ रहा है। तो टैक्स सेविंग्स आपको इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, तो नेट कैश आउटफ्लो मिलेगा। बाकी एक डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट है,
वो इवेल्युएट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन में उन्होंने ऐसा बोला है कि ये 1.5 लाख रुपए पे पूरा डेप्रिसिएशन आप फर्स्ट ईयर के एंड पे क्लेम कर सकते हो। अब पूरा डेप्रिसिएशन 100% मतलब वो 1,50,000 हो गया। अब डेप्रिसिएशन क्लेम करने से फायदा क्या होता है? टैक्स सेविंग। डेप्रिसिएशन एक्चुअल में कैश में जाता नहीं, वो नॉन कैश आइटम है, लेकिन उसके ऊपर आपका टैक्स सेविंग होता है विच इज 30%। तो 45,000 तो आपका टैक्स सेविंग हो गया। सो दिस इज इनफ्लो, ये सेविंग्स है, आउटफ्लो के सामने माइनस होगी वैसा। ठीक है, समझ आ रहा है? अब इसके बेस पे इवेल्युएट करके देखो कि पेट्रोल ट्रक वाले मैटर में आपका टोटल आउटफ्लो कितना हो रहा है ईयर वाइज। ईयर वाइज निकालना पड़ेगा कि हर साल का आउटफ्लो अलग होगा। फिर प्रेजेंट वैल्यू पे बाद में लेके आएंगे उसको। ट्राई करो, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो, 5 मिनट अपना दिमाग चलाओ उसमें। ऐसे तो मेरा सिर्फ सुन लोगे समझ आ जाएगा, वैसे तो होगा नहीं। क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सोचना पड़ेगा। बोलो, सॉल्व हो रहा है? कुछ पता चल रहा है क्या करना है? खर्चा निकालना है हर साल का, और कुछ नहीं। ये सारा आपका एक्सपेंस ईयर वाइज, इसमें से आपका टैक्स माइनस होगा। अगर टैक्स सेविंग हो जाती है तो नेट एक्सपेंस कितना है वो पता चलेगा। ये सेविंग्स है तो इसके सामने और माइनस करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन करना है तो टेबुलर प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो ईयर वाइज। ये कॉस्ट है, इसमें से टैक्स सेविंग्स 30% माइनस हो जाएंगे। और दूसरा पार्ट जो है वो डेप्रिसिएशन वाला आएगा। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन अपन ने अलग से देखा। 1,50,000 पे 30% इज 45,000। ये भी सेविंग्स है, फर्स्ट ईयर के एंड पे होगी ये सेविंग्स। नेट कैश आउटफ्लो, ये फॉर्मेट है, आप कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। देख लो अमाउंट क्या है, क्योंकि यहाँ खर्चे की बात हो रही है। नॉर्मली क्या होता है, 2 प्रोजेक्ट्स में किस में ज़्यादा पैसे कमाएंगे वो अच्छा है। यहाँ बोले किस में कम खर्चा होगा वो अच्छा है, तो आपको खर्चा गिनना है। आउटफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैलकुलेशन करते हैं।
बोलो ऐसा वैल्यूज आ गई, मैच हो रही है इनके सॉल्यूशंस। ठीक है, वैसे ही आपको फिर बैटरी पावर ट्रक जो है ना उसमें भी सेम कैलकुलेशन करना है। हो गया, वो भी कंप्लीट। ठीक है, अब ये आने के बाद हमें प्रेजेंट वैल्यू पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आउटफ्लो है और साल मतलब अलग अलग ईयर्स में हुआ है, तो फिर अपने को प्रेजेंट वैल्यू पे जाना पड़ेगा, वो नेसेसरी है। तो चलते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ट्रक की लाइफ सेम ही रखी है, 5 साल। अब यहाँ थोड़ा सा इन्होंने ओपन एंडेड छोड़ दिया, बिकॉज एक में 4 साल तक ऑपरेटिंग कॉस्ट लग रहा है, दूसरे में 5 साल तक, और कहीं हाईलाइट नहीं किया है कि दोनों की लाइफ सेम है। दोनों की लाइफ सेम होती तो फिर 5th ईयर में पेट्रोल वाले ट्रक में भी कुछ तो खर्चा आ ही रहा होता। बट जो सॉल्यूशन किया ना डिस्काउंटिंग करते टाइम, उसमें उन्होंने 5th ईयर कंसिडर कर लिया है। चलो मैं पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, अभी तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी वैल्यूज जो आपकी आई है ना, अब इसके बेस पे अपने प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे नेट कैश फ्लो की। तो ये जो पेट्रोल वाला ट्रक है, ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो समझ लो, ईयर वाइज। स्टार्टिंग में जो कैश आउटफ्लो है 1,50,000 रुपये, जो आपने ट्रक खरीदी उसमें जो पैसा गया होगा वो, और बाकी के जो फिगर्स है जो अभी आपने टेबल में कैलकुलेशन किया ना वहां से आए होंगे। तो मैं अमाउंट्स यहाँ से डायरेक्टली ले लेता हूँ। ये नेगेटिव आ रहा था ना, नेगेटिव मतलब वो इनफ्लो है एक्चुअली, हम आउटफ्लो के कंपैरिजन में लिख रहे हैं ना, तो माइनस मतलब इनफ्लो हो गया। और फिर इसको आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा, PVIF एट 10%, जो भी फैक्टर्स आएंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करो और ये सबका टोटल करो। ये जो अमाउंट आपका आएगा वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो, ये निकालना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे, डिस्काउंटिंग करो, कंप्लीट करो, देखो वैल्यू मैच हो रही है। हाँ तो उतना तो चलेगा ना, 10 रुपये तो है, उतना तो चलेगा। बोलो, कुछ नहीं समझ आया इसमें तो बताओ। कोई स्टेप में क्वेरी हो, नहीं सॉल्व हुआ हो, कुछ पूछना है तो बोलो।
आई फाइनल वैल्यू पेट्रोल ट्रक वाले केस में 1,74,091 के अराउंड। 10-20 रुपये 50 रुपये इधर उधर हो भी सकता है अगर आपने कुछ वैल्यूज अलग लिए, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है। 1,74,000 के नियर अबाउट है तो ठीक है। कुछ पूछना है किसी को इंडिविजुअली को डाउट है, कोई स्टेप नहीं समझ आया तो बोलो, जिनको समझ आ रहा है वो कंटिन्यू करो, कुछ क्वेरी है तो बताओ। वो जो नीचे, हाँ वो पॉइंट मैं समझाता हूँ। एक्चुअली उसमें थोड़ा एरर है उनकी तरफ से, क्लैरिटी नहीं है, हमने उसको मॉडिफाई करेंगे। आप खाली टोटल निकाल लो, 1,74,000 वाला जो अमाउंट आया ना, वहाँ तक एक बार रुक जाओ, इक्विवेलेंट वाला स्टेप मुझे समझाना पड़ेगा। और वैसे ही जो बैटरी पावर वाली ट्रक है उसमें भी तो ऐसा सेम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आएगा, वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझ आ रहा है? फिर कंपैरिजन होगा। एक पार्ट आपने कैलकुलेट कर लिया तो दूसरा वाला अभी यहाँ से अमाउंट यूज कर लेते हैं, क्योंकि आ गया कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, फिर भले आप कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेना तो भी चलेगा। यहाँ तक पहले तो कोई क्वेरी है तो बता दो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ो। बोलो 1,74,000 तक सबका आ गया, किसी का बाकी है वहां तक सॉल्व करना, नहीं समझ आया तो फिर साथ में आगे बढ़े। हो गया वहां तक? चलो, अब पॉइंट ये है कि जो पेट्रोल वाला ट्रक है उसमें आपका जो आउटफ्लो है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, नेट आउटफ्लो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आ रही है दैट इज 1,74,091। वैसे ही जो ईवी वाला ट्रक है उसमें जो वैल्यू आ रही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, वो अमाउंट यहाँ से ही अज्यूम कर लेते हैं जो दिया हुआ है, 2,13,660, ये दिया हुआ है दोनों में, ये अमाउंट आ रहे हैं। अब हमें तो डिसीजन लेना है कि कौन सा ट्रक बेटर है, पेट्रोल वाला ट्रक बेटर है या ईवी वाला ट्रक बेटर है। तो डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे वो समझ लो। दोनों व्हीकल की लाइफ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, अमाउंट्स देख के पता चल रहा है कि लाइफ अलग अलग है, क्योंकि पेट्रोल ट्रक में 5th ईयर में कोई एक्सपेंस ही नहीं है। तो अगर ट्रक यूज हुआ होता तो डेफिनेटली कुछ तो एक्सपेंस होता। तो वहां से ही समझ आ रहा है कि इस ट्रक की लाइफ 4 साल है और इसकी लाइफ 5 साल है, तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो है। लास्ट में जो सॉल्यूशन उन्होंने किया उसमें उन्होंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि दोनों ट्रक की लाइफ सेम है 5 साल। अगर ये क्वेश्चन में क्लियर कर दिया होता तो बात अलग थी, नहीं बोला है तो नंबर्स देख के मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि भाई इसकी लाइफ कम है, ये 4 इयर्स है और ये 5 इयर्स है। अब मैं आपको दोनों इंस्टेंसेस बता रहा हूँ, अपने को कोई कंसेप्ट वाइज कंफ्यूजन तो है ही नहीं। अगर दोनों ट्रक की लाइफ सेम है, 5-5 साल है सपोज मान लेते हैं, तो फिर दोनों में से कौन सा ट्रक बेटर है कॉस्ट वाइज, पेट्रोल वाला या फिर ये ईवी वाला? दोनों ट्रक की लाइफ अगर सेम है तो कौन सा ट्रक लेना बेटर है? पेट्रोल वाला, क्योंकि खर्चा कम है ना इसका। पेट्रोल वाला ट्रक चलाने में आपका खर्चा इतना हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू पे, और ईवी वाले ट्रक में ज्यादा हो रहा है, तो फिर तो पेट्रोल वाला ही बेटर है। हाँ 4 साल का है। अरे यार मैंने अभी बोला कि दोनों 5 साल अज्यूम करना है, जागो ना यार। 5 साल के करेंगे तो बढ़ ही जाएगा। मैं बोला दोनों की लाइफ अज्यूम करो 5-5 साल है, 4 साल वाले पॉइंट पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, अजम्पशन तो देखो। मैं बोल रहा हूँ दोनों की लाइफ अगर 5 साल है तो क्या देखोगे, फिर तो खर्चा ही देखोगे ना एब्सोल्यूट नंबर में। तो 5 साल अगर दोनों की लाइफ मान ले तो फिर तो ये सस्ता है। 5 साल ट्रक चलाने का पेट्रोल वाले का खर्चा 174 और ईवी वाले का 213, तो मैं फिर 213 वाले पे क्यों जाऊंगा? तो अगर हम दोनों की लाइफ 5 इयर्स अज्यूम कर लेते हैं जैसा उन्होंने की है, तो फिर ये नंबर्स के बेसिस पे डिसीजन हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन अब दूसरा पॉइंट, पेट्रोल वाले ट्रक की लाइफ 4 इयर्स और ईवी वाले ट्रक की लाइफ 5 इयर्स। अब हम दोनों को डायरेक्ट कंपैरिजन थोड़ी कर सकते हैं, ये 4 साल का खर्चा है 5 साल का खर्चा है, तो हमें कंपैरिजन करने के लिए उसको एनुअल कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। पर ईयर खर्चा फिर भी कंपेयर हो सकता है, बट 4 इयर्स का खर्चा और 5 इयर्स का खर्चा कैसे कंपेयर हो सकता है? वो कंपैरिजन का बेस ही गलत हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जो कॉस्ट है ना, इनको एनुअल कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एनुअल कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपना लॉजिक फिर वहां तक जाता है कि इसको डिवाइड बाई 4 कर दो, इसको डिवाइड बाई 5 कर दो, तो पर एनम खर्चा आ गया। बट यहीं पे एक ट्विस्ट है, जो पॉइंट है वो यहीं पे समझना है आपको, और वो थोड़ा सा डेप्थ वाला पॉइंट है, ध्यान देना।
ये जो 4 ईयर्स और 5 ईयर्स आप सोच रहे हो, डायरेक्टली डिवाइड करना सही नहीं रहेगा। उसका एक रीजन है, ये जो खर्चा है ना 1,74,000, दिस इज एट प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज नॉट टोटल एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट 4 ईयर्स। ऐसा वो ABCD प्लस करके 4 साल का एब्सोल्यूट खर्चा नहीं है, 4 साल के एक्सपेंस का प्रेजेंट वैल्यू है। ये एक पॉइंट है, टाइमिंग का डिफरेंस है। अब अगर आप इसको 1,74,000 को 4 से डिवाइड करते हो, तो वो 4 का मतलब क्या है वो समझना है, थोड़ा डेप्थ वाला पॉइंट है। ये जो 4 का मतलब है, ये कुछ ऐसा हो गया। बोले ये तो हमको पता ही है, 4 मतलब 1 + 1 + 1 करके आएगा, वो मैथमेटिकल सेंस में नहीं है। लेकिन ये 4 से डिवाइड करने का मतलब है हर साल का 1-1 रुपए का खर्चा। ये इस साल हुआ, ये अगले साल हुआ है, तीसरे साल में हुआ है, चौथे साल में हुआ, वैसे वो 4 बना। बट अब प्रॉब्लम ये है कि जो 1,74,000 है, ये तो सारा एट प्रेजेंट वैल्यू है, और ये सारा एट प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। ये आज खर्च हुआ, ये अगले साल, ये उसके अगले साल, ये उसके अगले साल, ऐसे मिला के 4 हुआ। तो मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दिस इज एट प्रेजेंट वैल्यू बट दिस इज नॉट एट प्रेजेंट वैल्यू। ये जो 4 है ना, ये प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं है। तो अगेन आप जो डिवीजन कर रहे हो वो सिमिलर चीजें नहीं है, ये प्रेजेंट वैल्यू पे है, ये प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं है, तो आपस में डिवीजन भी फिर टेक्निकली गलत हो जाएगा। तो बोले फिर आगे कैसे बढ़े। अब अगर आपको ऐसा कभी करना हो कि ये जो अमाउंट है इफ इट इज एट प्रेजेंट वैल्यू, और अगर आपको इसको एनुअल बेसिस पे डिवीजन करना हो, तो आप 4 नहीं ले सकते, आपको 4 की भी प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी। और 4 की प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, ये मैंने इसलिए लिखा है, इन सबको डिस्काउंट करके इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। PV फर्म एट 10% डिस्काउंटिंग रेट निकाल सकते हैं। निकाल के देखो कितना आ रहा है, 3.169 4 साल का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो डिवीजन करना है ना 1,74,000 का, वो 4 से नहीं करना है, 4 की प्रेजेंट वैल्यू से करना है। ये पॉइंट है जो मुझे बताना था। बोलो, थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज को रिलेट करने में, एकदम से नहीं भी स्ट्राइक होगी और जब समझ आ जाएगी तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये मतलब है इसका। बट थोड़ा इसको विजुअलाइज करने में आपको टाइम लगेगा, क्या हो गया। नॉर्मली तो अपन ये सोचते हैं खर्चा है 4 साल में डिवाइड कर दो। मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ इस चीज को और डेप्थ में समझाने की, क्योंकि ये बात समझ आ गया फिर प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फिर आप याद कर लोगे, याद करने वाला काम करवाना नहीं है। देखो ऐसा कुछ है, 4 साल का जो खर्चा है, कुछ अज्यूम करते हैं, चलो अमाउंट ले लेते हैं जनरली 60,000, 50,000, 75,000, 55,000 ये खर्चा है एक्चुअल एक्सपेंस पर एनम। ठीक है, ऐसा मान लो। इसका टोटल करते हैं कितना हो रहा है, ये 110, 230, 240, देख लेना 240 हो रहा है। अब ये 4 साल का टोटल खर्चा एक्चुअल कैश में जो गया है 2,40,000। अगर आप इसका एवरेज करते हो तो आप सीधा डिवाइड बाई 4 कर दो, एवरेज इज 60,000 एंड दैट इज ओके। ये गलत नहीं है, क्योंकि जो 2,40,000 है ना, ये 4 साल में एक्चुअल हार्ड कैश गया है। ये 60,000 1 साल बाद पे हुआ, ये 50 2 साल बाद, ये 75 3 साल बाद, ये 55 4 साल बाद एक्चुअल में पेमेंट हुआ है। तो इसका टोटल कितना हो गया 240। अब आप इसको एवरेज कर रहे हो तो 4 से डिवाइड कर दो, दैट इज ओके। बट अगर आप इन सब की प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हो, ठीक है, 60 की प्रेजेंट वैल्यू कुछ आई होगी 54,000 समथिंग, इसकी भी कुछ आई होगी 43,000, कुछ भी ऐसा अमाउंट आया होगा, और ये सब प्रेजेंट वैल्यू पे ले जाके मान लो 1,95,000 हो रहा है, दिस इज एट प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग कर दिया। अब जब आप इसका एवरेज करोगे तो डिवाइड बाई 4 नहीं कर सकते, क्योंकि जो न्यूमरेटर है जब उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए हो तो डिनोमिनेटर को भी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर एक्चुअली पता है ये 4 क्या है, वही जो मैंने लिखा था, ऐसा है। तो ये 1 की प्रेजेंट वैल्यू 0.9090, दूसरे की प्रेजेंट वैल्यू 0.8264, वैसे करके। तो ये 4 को भी प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, जो ये नंबर आएगा। अब आप जो डिवीजन करोगे ना दोनों का, वो सही होगा टेक्निकली, बिकॉज बोथ द वैल्यूज आर एट प्रेजेंट वैल्यू। जैसे यहाँ पे दोनों वैल्यूज प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं थी तो ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर था, बट एक प्रेजेंट वैल्यू पे है और एक एब्सोल्यूट नंबर है, वो गलत हो गया। कभी भी कंपैरिजन होता है तो दोनों चीजें सेम पैरामीटर पे होनी चाहिए, और वही हमने यहाँ पे पिछले वाले सम में किया। अब कुछ बात समझ आ रही क्या हो रहा है, थोड़ा डेप्थ वाला पॉइंट है। जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे, कुछ सम घर पे करोगे तो आपको ग्रिप आएगी कि हाँ ये इस तरफ जा रहा है। खुद ट्राई नहीं करोगे, मैं जैसे यहाँ करवाता जा रहा हूँ आप कर नहीं रहे हो, तो ये समझने में टाइम लगेगा। पता चला ये, तो दिस इज एट प्रेजेंट वैल्यू, तो ये भी प्रेजेंट वैल्यू पे लेना पड़ेगा। अब ये जो आंसर आएगा डिवाइड करके, वो होगा पर एनम कॉस्ट ऑफ पेट्रोल ट्रक एट प्रेजेंट वैल्यू।
सब कुछ प्रेजेंट वैल्यू पे ही चल रहा है वैसा है। तो डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है, कितना 936 ये आ रहा है क्या? दिस इज एनुअल कॉस्ट एट प्रेजेंट वैल्यू। इसको टेक्निकल टर्म्स में नाम देते हैं इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, EAC बोलते हैं शॉर्ट में। ये जो आपने निकाला इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, नया कंसेप्ट है। तो कोई चैप्टर समझने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, और नहीं करनी तो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा 8-10 मार्क्स का फर्क पड़ेगा पेपर में, और नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ है? दिस इज इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, EAC। इस तरीके से कंप्यूट होगा। सेम चीज आपको इसमें भी करनी पड़ेगी, ट्रक, EV ट्रक वाले में। अब यहाँ पे तो ये 5 साल का खर्चा है ना, बट डायरेक्ट डिवाइड बाय 5 थोड़ी करेंगे, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो 5 साल का GT फैक्टर क्या होगा वो देखो, 3.791। तो इसको डिवाइड करो बाई 3.791। $56,360 ये है एनुअल खर्चा EAC। अब आप कंपेयर कर सकते हो दोनों में से कौन सा ट्रक सस्ता पड़ रहा है पर एनम बेसिस पे। ये वाला सस्ता पड़ रहा है क्या? तो पेट्रोल वाला ट्रक बेटर है। अभी भी एनुअल कॉस्ट निकालो तो भी EV ही महंगा पड़ रहा है। अब जब दोनों प्रोजेक्ट की लाइफ अगर 5 साल ही होती, दोनों ट्रक की लाइफ 5 साल होती, तो मैं एनुअल खर्चा क्यों ही निकालूं? कोई लॉजिक ही नहीं बनता था। तो डायरेक्ट कंपैरिजन करके आंसर आ जाता। बट क्योंकि ये 4 इयर्स के लिए है और ये 5 इयर्स के लिए है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो सकता, उसको एनुअल बेसिस पे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए हमने ये EAC वाला कंप्यूटेशन किया। तो EAC कब गिनना होता है वो यहाँ से क्लियर होता है कि जिस पर्टिकुलर केस में दो प्रोजेक्ट्स की लाइफ अलग अलग है, तो आपको इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट निकालना पड़ेगा। फिर वो इनफ्लो हो या आउटफ्लो, उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एनुअल कैलकुलेशन तभी करना पड़ता है जब दो प्रोजेक्ट्स की लाइफ अलग अलग हो, जैसे इस सम में हो रही थी। प्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक कर देते हैं, ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, आपको अगर समझने के लिए कुछ देखना है तो, बाकी अमाउंट तो आ ही गए यहाँ से। अब इनका आंसर अपना आंसर मैच नहीं करेगा। इन लोगों ने क्या किया, दोनों की लाइफ 5 साल मानी, उसके बाद भी एनुअल कॉस्ट निकाला। क्यों निकाला? जब 5 साल ही मानी थी तो यही से क्लियर है, ये वाला बेटर है। दोनों को डिवाइड बाय 5 करोगे तो कुछ नया थोड़ी आएगा, बात तो वही रहने वाली है। या दोनों को डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 करोगे, इसको भी आप 3.79 से डिवाइड कर रहे हो, इसको भी 3.79, फिर भी यही सस्ता होने वाला है, तो कोई सेंस बनता नहीं है। बट ये 4 इयर्स वाला और ये 5 इयर्स वाला, तो एक बार फिर भी कुछ चांस है। देखो ये गैप बहुत कम हो गया, हार्डली 1500-2000 का फर्क है एनुअल कॉस्ट में, वैसा है। ठीक है, नोट कर लो, इसको लिख लो। EAC वाला पॉइंट अच्छा है इसमें। अभी भी देख लो, कुछ नहीं समझ आया हो तो बताओ। कंप्लीट, क्लियर हुआ? ये सब वापस सॉल्व करोगे, घर पे जाके बैठ के थोड़ा सोचोगे ना, तब जाके आपको ये वाला पार्ट जो है ना, ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा और उस पर ग्रिप आएगी कि अच्छा हाँ ये इंटेंशन है। बट 5-6 सम पहले कुछ सॉल्व किए होंगे ना अकेले बैठ के, तो ये सब बातें समझ आएंगी। मैं तुम्हें बताऊंगा तो फिर वो एड ऑन ही होता जाएगा कि यार ये भी अब नया पॉइंट आ गया। बट इसलिए मैं आपको डेली बोल रहा हूँ कि सम्स करो, क्योंकि जो मैं हर रोज नए पॉइंट करा रहा हूँ, आपने पीछे वाले कुछ किए ही नहीं है। अब 15-20 टॉपिक हो जाएंगे पूरे चैप्टर में, लास्ट में सारे एक साथ लेके बैठोगे, मिक्सअप भी होता जाएगा। लेकिन 2-2, 4-4 टाइप करते जाओगे ना, तो चैप्टर के एंड में आपको कुछ लगेगा कि रिलेट हो रहा है। ये इतना इजी भी टॉपिक नहीं है, उसके लिए आपका एफर्ट जरूरी है। मैं तो पूरा समझा ही रहा हूँ, और आप देख रहे हो लास्ट 2 लेक्चर से अपन हर बैच में एक ही सम कर रहे हैं। पूरा लेक्चर निकल जाता है एक सम कराने में, तो उतना डेप्थ में जा रहे हैं। बट घर जाके आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। लास्ट में चैप्टर फिर छोड़ के जाने वाले हो तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ इतना टाइम देने का। और एग्जाम में आएगा वो तो पक्का है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट है। सेकेंड अमाउंट तो आपका मैच करेगा 56,360 वाला, क्योंकि उसमें तो 5 साल की लाइफ है। प्रॉब्लम वो 45,000 वाले अमाउंट में है, वो गलत है। 4 इयर्स का अजम्पशन था ना, तो 3.169 फैक्टर है,
और वैल्यू आ रही थी 54,936। चलो फिर नेक्स्ट 6th वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं। Aman Limited is producing a single product X and presently commanding a market share of 15%। आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, मार्केट में आपका शेयर है 15%, बाकी लोग भी सेल कर रहे होंगे कंपटीशन में। कॉस्ट डिटेल्स दे रखी है, प्रोडक्ट बेचते हो 100 रुपए में, मटेरियल का खर्चा 40 रुपए, लेबर का 20 रुपए, ओवरहेड का 10 रुपए, कॉन्ट्रीब्यूशन बचा 30, फिक्स कॉस्ट उसमें से 20 रुपीज और प्रॉफिट आ रहा है 10 रुपए। करंट वॉल्यूम ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट इज 15,000 यूनिट। ये जो 15% मार्केट शेयर है आपका, उसमें आप प्रोडक्ट कितने बेच रहे हो? 15,000 यूनिट्स। मतलब टोटल मार्केट साइज 1 लाख यूनिट्स का है, तो उसमें से 15% आपका, बाकी लोग भी बेच रहे होंगे वैसे। इट हैज नाउ बीन एस्टिमेटेड दैट द मार्केट शेयर कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 25%। मतलब आप जो भी 15,000 यूनिट बेच रहे हो, आपका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, टोटल मार्केट साइज वही रहने वाला है, पर उसमें आपका शेयर बढ़ जाएगा। तो 15,000 से आपका सेल बढ़ के कितना हो जाएगा? 25,000। 15 से 25% पे जंप हो जाएगा, तो 10% इंक्रीमेंट है। इसका मतलब 10,000 यूनिट का सेल आप और बढ़ा सकते हो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर फॉर 3 ईयर्स, अगले 3 साल तक ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। इफ द फॉलोइंग प्रमोशनल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन द करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर। खर्चा लगेगा, 10% मार्केट शेयर चाहिए तो आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, मार्केटिंग एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट ईयर में वो खर्चा लगेगा 1 लाख रुपए, सेकेंड ईयर में 75,000 और थर्ड ईयर में 50,000। There will be an increase in the fixed cost also by 30,000 rupees when production is increased from present level। हर साल का फिक्स खर्चा वो भी बढ़ रहा है। If the company wants to achieve 15% return and would apply discounted cash flow technique for evaluation, you are required to evaluate the impact of the above situation on profitability when market share is increased by 25% and market share is increased by 20%। अच्छा, फिर दो कैलकुलेशन करवा रहे हैं। वो इंक्रीज बाई नहीं होना चाहिए था, इंक्रीज 2 होना चाहिए था। वो बाई तो गलत हो गया ना, इंक्रीज 2 आएगा क्योंकि जो सॉल्यूशन किया वो 2 के हिसाब से किया है, तो थोड़ा ग्रामर मिस्टेक भी। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हो क्या रहा है वो समझ आया या नहीं? हो क्या रहा है वो पता चल रहा है? क्योंकि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा तो स्टार्ट कैसे करेंगे? अब मुझे बताओ क्या करें, अप्रोच कैसे करें? 25% वाला जो है वो सॉल्व करते हैं, तो क्या अप्रोच होगा? बोलो, कुछ आइडिया आ रहा हो तो बताओ। कैसे अप्रोच करें, स्टार्ट कैसे करें? सम स्टार्ट करना भी तो इम्पोर्टेंट है। क्या दिमाग लगाएं यहाँ पे? सेल बढ़ाने की बात हो रही है क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है। 15% के हिसाब से 15,000 यूनिट बेच रहा हूँ, जो सिंपल कैलकुलेशन है। मेरा सम का एक पूरा आउटलाइन समझना पड़ेगा। 15,000 यूनिट्स हम ऑलरेडी बेच रहे हैं। अगर हम 25% मार्केट शेयर टारगेट कर रहे हैं तो सेल कितना हो जाएगा? 25,000 यूनिट्स। तो आप 10,000 यूनिट का सेल बढ़ाने की बात कर रहे हो। अब ये काम फ्री में नहीं होगा, इसमें आपका खर्चा होने वाला है। खर्चे में उन्होंने बोला कि एक तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा 30,000 रुपीज पर एनम, ये बढ़ जाएगा। दूसरा वो प्रमोशनल एक्सपेंसेस, वो भी ईयर वाइज लगेंगे। फर्स्ट ईयर में 1 लाख, फिर 75,000, फिर 50,000, ये बोला है। तो ये तो एक्सपेंस की बात होगी। 10,000 यूनिट ज्यादा बेचोगे तो कुछ कमाई भी तो बढ़ेगी। कमाई कितनी बढ़ेगी उसका कुछ है पैरामीटर? डेटा में कुछ दे रखा हो? इनकम कितनी बढ़ेगी? प्रॉफिट दिया हुआ है पर यूनिट 10 रुपए। अब प्रॉफिट यूज करूं कैलकुलेशन के लिए या कॉन्ट्रीब्यूशन यूज करूं? सोच के बताओ। प्रॉफिट तो दिया हुआ है ही, तो प्रॉफिट ही यूज कर लो डायरेक्टली। मतलब ऐसा है कि 10,000 यूनिट एक्स्ट्रा बेच रहा हूँ ना हर साल, तो 10 रुपए के हिसाब से मैं 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाऊंगा। क्या ये सही है? फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है ना, बिकॉज फिक्स कॉस्ट चेंज हो रहा है, हमें प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट के पहले वाला लेना पड़ेगा। तो कौन सा यूज करेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन। बात समझ आई? तो यहाँ पे ये चीज काम नहीं आएगी, आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन देखना पड़ेगा जो 30 रुपए आपको दे रखा है। कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ना, या गिन सकते हो ना उसमें से।
दिया हुआ है डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन 30 रुपीज, तो आपको कंट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा फॉर कंपैरिजन पर्पस, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुआ होता, खाली प्रमोशनल एक्सपेंस होता, तो हम डायरेक्टली क्या करते, प्रॉफिट ही यूज कर लेते। ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो उतना ही है। बात समझ आ रही? तो 10,000 यूनिट पे 30 रुपए के हिसाब से आपका साल का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा बाई 3 लाख रुपीज। अब आपको पूरा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कि 3 लाख रुपए कमाई बढ़ रही है, सामने खर्चा कितना हो रहा है, तो नेट कितना इनफ्लो आ रहा है, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाके फिर इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। ये पॉइंट है। ठीक है, एक और अच्छा पॉइंट है इसके अंदर क्वेश्चन में, उन्होंने ऐसा बोला, इट हैज नाउ बीन एस्टिमेटेड दैट द मार्केट शेयर कैन बी इंक्रीज अप टू 25% फ्रॉम नेक्स्ट ईयर फॉर 3 years। अगले साल से बढ़ेगा ना मार्केट शेयर, इफ द फॉलोइंग प्रमोशनल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन द करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर। बात समझे, एक साल का टाइमिंग का डिफरेंस। प्रीवियस ईयर में खर्चा करोगे तो अगले साल कमाई बढ़ेगी, आमने सामने नहीं है। तो जो पहले साल का आपका प्रमोशनल एक्सपेंस है ना 1 लाख, तो जिस साल में आपने 1 लाख खर्च किया ना, उस साल में कोई कमाई नहीं बढ़ रही है। इस साल प्रमोशन करोगे ना तो नेक्स्ट ईयर कमाई बढ़ेगी आपकी ये वाली। फिर इस साल प्रमोशन करोगे तो नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे प्रमोशन करोगे तो नेक्स्ट ईयर, तो 1 साल के डिस्काउंटिंग का भी फर्क पड़ जाएगा। वो प्रीवियस ईयर वाले पॉइंट पे आपने ध्यान नहीं दिया, आपका सामने फाइनल आंसर पूरा रॉन्ग आएगा, कुछ वेरिएशन आ जाएगा, मार्क्स कट हो जाएंगे। पॉइंट समझ आया क्या करना है? ठीक है, अब प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए वो देख लेते हैं। हमें यहाँ पे प्रेजेंटेशन करते टाइम इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज का यूज करना है, जो मेथड ज्यादा सिंपल रहेगा। हमें ये देखना है कि डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, फर्क कितना पड़ा। हम अगर ये मार्केट शेयर बढ़ाने जाते हैं, आप मार्केट शेयर बढ़ा रहे हो तो एक तरफ आपकी कमाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपका खर्चा बढ़ रहा है, चेंज कितना आ रहा है, तो हमें वो चेंज देखना है, एक तरफ इनकम का, एक तरफ एक्सपेंसेस का। प्रेजेंटेशन जैसे इन्होंने किया अगर वैसे ही कर दे तो भी सही है। ईयर 2 और ईयर 3 ऐसे लिख देता हूं। पहले तो देखेंगे कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ रहा है। अब हमने देखा कि आज खर्चा करूंगा तो सेल अगले साल बढ़ेगी। ठीक है, तो ईयर 0 में मेरा कोई एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन तो आने वाला है नहीं। हाँ, यहाँ प्रमोशनल एक्सपेंस मेरा हो जाएगा, वो अलग बात है। प्रमोशनल एक्सपेंस आज 1 लाख रुपए खर्च करूंगा तो इसका फायदा अगले साल मिलेगा, वैसे ही चलेगा ये। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा यहाँ पे फॉर नेक्स्ट 3 years। ठीक है, बात समझ आई? ये इस तरीके से प्रेजेंट होगा। यहाँ पे एक्सपेंस किया तो बेनिफिट मिलना अगले साल से शुरू होगा। फिक्स एक्सपेंस भी बढ़ गया ना आपका। ये तो ईयर वाइज ही लगेगा, जिस साल में खर्चा हुआ है। ये दोनों एक्सपेंसेस माइनस करो, नेट कैश इनफ्लो यहां से पता चल जाएगा। ये सारे अमाउंट्स निकाल लो कितने आ रहे हैं। अब ये सारे कैश इनफ्लो आ गए ईयर वाइज। अगेन हमें कैलकुलेशन प्रेजेंट वैल्यू पे करना होता है, तो इसके अंदर आपको पीवीआईएफ वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग रेट कितना बोला है? 15%। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट करोगे फिर टोटल करके आएगी प्रेजेंट वैल्यू। ये अमाउंट नेगेटिव क्या वो
उसका क्या? वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगा। तो कॉन्ट्री ले ही लिया ना अपन, तो वेरिएबल कॉस्ट का तो कुछ काम ही नहीं है ना। और वेरिएबल का वो उसमें थोड़ी ना है, पर यूनिट थोड़ी ना है। वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट होता है, ये पर यूनिट का है। बोलो, ये कंप्लीट हुआ? अमाउंट आ रहा है? अमाउंट टैली हुआ? 4,13,000 वाला आ रहा है। ठीक है, तो ये उसमें तो इतना ही कैलकुलेट करना था। 25% अगर आप मार्केट शेयर बढ़ाते हो तो आपका जो इनफ्लो बढ़ेगा वो प्रेजेंट वैल्यू पे 4,13,000 के बराबर होगा। वैसे ही आपको 20% पे भी गिनना है। तो सेम अपन ने जो है कैलकुलेशन 10,000 यूनिट बढ़ा के किया, वैसे आपको 5,000 यूनिट बढ़ा के करना है। कोई फर्क नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट वैल्यू आएगी। अब वो प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, वो आंसर से पता चलेगा। अब जैसे ये पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब अगर हम 25% मार्केट शेयर तक जाते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। प्रमोशनल एक्सपेंस हो रहा है होने दो, फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है बढ़ने दो, लेकिन उसके सामने आपका इनफ्लो बढ़ रहा है, 4,13,000 प्लस आ रहा है, तो इट इज अ गुड नंबर। वैसे अगर 20% में भी पॉजिटिव आता है तो वो ऑप्शन भी ओपन रहेगा कि हम 20% मार्केट शेयर तक भी जा सकते हैं। अब हमारी इच्छा कि हमारी कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, कहाँ तक जाना है, बाकी फैक्टर्स के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। क्वेश्चन उन्होंने वही पूछा है कि अभी हम करंटली 15% पे हैं, अगर हम 20 या 25% पे जाते हैं तो इज इट फाइनेंशियली फिजिबल और नॉट। तो अगर ये अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है दोनों केस में तो दोनों ऑप्शंस फिजिबल है, फिर मैनेजमेंट को जो करना है कंपनी के वो कर सकता है। वैसे तो ये कैलकुलेशन का तरीका होगा, देख लो। अब कुछ कंफ्यूजन इसमें समझ आया, पॉइंट क्लियर हो? ये प्रमोशनल एक्सपेंस वाला बहुत ट्रिकी है, तो ऐसे लग रहा है कि वेरिएबल नहीं है। पर क्यों ऐसा लग रहा है? वेरिएबल कॉस्ट का बेसिक होता है पर यूनिट, यहाँ पे कहाँ बोला है पर यूनिट है, तो कैसे लग रहा है वेरिएबल? किस बेसिस पे लग रहा है? अमाउंट अलग है इसीलिए। हाँ, बेसिक्स गलत है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बताओ मेरे को?
वही लेबर नॉर्मल से पर वो होता पर यूनिट में है ना, प्रोडक्शन के साथ, पर यूनिट प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है। यहाँ पे तुम प्रोडक्शन तो हर साल का 10,000 यूनिट ही बढ़ा रहे हो और प्रमोशनल एक्सपेंस हर साल वेरी कर रहा है, तो प्रोडक्शन के साथ को रिलेट कहाँ हो रहा है वो तो एब्सोल्यूट नंबर ही दिया हुआ है ना, तो वेरिएबल तो हो ही नहीं सकता। वेरी कर रहा है वो ठीक है, पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाले कंसेप्ट से वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो 6th वाला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इतना ही रखते हैं, फिर आगे और कंटिन्यू नहीं करते। अब कल आप आओगे ना तो क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी मैंने सम होमवर्क में दिए ना वो कंप्लीट करके लेके आने पड़ेंगे, बाकी होंगे तो फिर यहाँ एक्स्ट्रा बैठ के करके जाना।